श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस पर। मैं हूं जयवीर और मैं मुदिता। आज हम चर्चा करेंगे उस दिन की जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लागू किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस दौर में अनेक लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं, लेकिन ये भी सच है कि इसी कालखंड ने देश की जनता को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के महत्व का वास्तविक बोध कराया। जी हाँ, ठीक आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। इसे संविधान की हत्या भी कहा जाता है क्योंकि उस रात से देश में लोकतंत्र लगभग ठहर सा गया था। जयवीर, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर आपातकाल लगाया क्यों गया था। दरअसल 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध करार दिया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। बढ़ते विरोध और सत्ता पर संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी ने आंतरिक अस्थिरता का हवाला देकर आपातकाल की घोषणा की। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह आपातकाल लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 25 जून की देर रात राष्ट्रपति इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत कर चुके थे और इसके साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था, जो कि मार्च 1977 यानी 21 महीनों तक लागू रहा। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश, नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों का हनन, सब कुछ हुआ। लोकतंत्र के मूल स्तंभ ही हिला दिए गए। इस फैसले के दूरगामी असर हुए। 21 महीने तक देश में न सिर्फ राजनीतिक दमन हुआ, बल्कि संविधान के भीतर भी कई संशोधन कर लोकतंत्र को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। विपक्ष के कई नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि को जेल में डाल दिया गया और आम जनता को भी बोलने की आजादी नहीं रही। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपातकाल को तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोंटना कहा। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोगों पर हुए अत्याचारों की निंदा की। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने कई सुधार भी किए। बिल्कुल, 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान जोड़े गए। जयवीर, आज जब हम संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि इसे मनाने की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल मुदिता, यह पहल हाल के वर्षों में केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई। आपातकाल को याद करना जरूरी भी है ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि लोकतंत्र की कितनी अहमियत है। यह सच है कि यह मुद्दा केवल इतिहास नहीं रहा, बल्कि राजनीति का हिस्सा बन गया है। कहीं न कहीं यह भी जरूरी है कि आपातकाल के साए से वर्तमान लोकतंत्र नापा तोला जाए। बिल्कुल। तो जयवीर, आपातकाल के समय कई ऐसे संवैधानिक संशोधन भी हुए जिन्होंने लोकतंत्र की रीढ़ पर प्रभाव डाला। मसलन 1975 में लाया गया 38वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल मुदिता, यह एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि आपातकाल की वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन लोकतंत्र की आत्मा इतनी भी कमजोर नहीं थी। 1978 में जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसने इस प्रावधान को रद्द कर न्यायपालिका की उस शक्ति को फिर से बहाल किया कि वह आपातकाल की घोषणा की समीक्षा कर सके। और फिर आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, जिसने एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आपातकाल की घोषणा दुर्भावनापूर्ण इरादे या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक नया बल मिला।
यही नहीं, आपातकाल के दुरुपयोग को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी तय किए गए, जैसे कि SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का फैसला, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ये फैसला सिर्फ संघीय ढांचे को मजबूत करने वाला नहीं था, बल्कि इसने ये भी तय किया कि ऐसी घोषणाएं राष्ट्रपति की संतुष्टि पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ और प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। और जब तक संसद से मंजूरी न मिले, राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मोदिता, एक बात और जो अक्सर लोगों को नहीं पता, संविधान में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का भी प्रावधान है। हालांकि भारत में आज तक इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन यह सरकार को न्यायपालिका के जजों तक के वेतन में कटौती जैसी शक्तियां दे देता है। यह बताता है कि आपातकालीन प्रावधान कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में रही। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी आपातकाल के दौरान रोका जा सकता है। यह फैसला आज भी न्यायपालिका के इतिहास में आलोचना का केंद्र है, लेकिन वहीं न्यायपालिका बाद में खुद को सुधारते हुए मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में साफ कहती है कि जीवन का अधिकार सिर्फ शरीर का अस्तित्व नहीं, बल्कि गरिमा से जीने का अधिकार भी है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने भी यह सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और यही बदलाव न्यायिक सक्रियता की एक नई लहर लाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और राजनारायण केस जैसे मामलों ने साबित किया कि न्यायपालिका सत्ता से ऊपर रहकर भी संविधान की रक्षा कर सकती है। आपातकाल ने केवल संस्थाओं को ही नहीं, राजनीतिक दलों की सोच को भी बदला। विपक्ष की एकजुटता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना जरूरी होता है। और ये वही समय था जब विरोध करने वाले बिखरे दल एक मंच पर आए और जनता पार्टी बनी, जिसने 1977 में कांग्रेस को हराया। इससे ये बात भी उजागर हुई कि सत्ता से हटाने का सबसे प्रभावी माध्यम जनमत होता है, और ये भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है। बिल्कुल, इसलिए संविधान हत्या दिवस केवल अतीत को याद करने का ही दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक चेतना और जागरूकता को पुनः पुष्ट करने का अवसर होना चाहिए। तो जयवीर, क्या आपको लगता है कि संविधान हत्या दिवस के जरिए हम अपनी लोकतांत्रिक चेतना को और मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर यह राजनीतिक हथियार न बनकर एक सच्चे आत्मनिरीक्षण का जरिया बने, तो जरूर यह याद दिलाने का दिन हो कि संविधान केवल एक किताब नहीं, हमारी आजादी की आत्मा है। और इसीलिए हर पीढ़ी को चाहिए कि वो इतिहास से सीखे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। आपातकाल एक ऐसा दौर था जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ा, लेकिन इसी अनुभव ने लोकतंत्र को नई ऊर्जा और जनता को नया आत्मबोध दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि संविधान की रक्षा केवल संविधान द्वारा नहीं, बल्कि जागरूक और साहसी नागरिकों द्वारा होती है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।